हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज की टॉपिक क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। और ये टॉपिक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल उसी के जैसा होने वाला है। यानी अगर हम कहें कि आज आपको मिलने वाला है बाय वन गेट वन फ्री, तो ये गलत नहीं होगा। यानी जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस समझ में आ गया, समझिए वो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो क्या थी डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? तो वहां हम लोग पढ़े थे कि इफ unit positive charge is placed is kept in electric field, then unit positive charge is moving on an imaginary path, and this imaginary path is called electric field lines. क्या थी डिफिनेशन वहां पे? तो वहां डिफिनेशन थी कि यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक इमेजिनरी पथ पे मूव करता है, और उसी इमेजिनरी पथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो वही सेम डिफिनेशन यहां भी होगा। जहां उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वहां जो पॉजिटिव चार्ज था यहां नॉर्थ पोल होगा। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को अगर रख दे तो नॉर्थ पोल एक इमेजिनरी पथ पे मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को रखेंगे तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा पोल पे तो मूव करेगा, और मूव करने के लिए एक पथ चाहिए, और उसी इमेजिनरी पथ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। What is magnetic force lines? So if north pole is freely kept in magnetic field, then north pole is moving on an imaginary path, and this imaginary path is known as magnetic force lines or magnetic field lines. अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, और मूव करने के लिए एक पथ की जरूरत होती है, और उसी पथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। अगेन एक बार फिर से डिफिनेशन बताते हैं। इफ नॉर्थ पोल, साउथ नहीं, इफ नॉर्थ पोल इज फ्रीली कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, देन नॉर्थ पोल इज मूविंग ऑन इमेजिनरी पथ, and this imaginary path is known as magnetic force lines और magnetic field lines। तो नोट कर लेंगे आप डिफिनेशन, यहां पे हम लिख देते हैं। if north pole is freely kept in magnetic field, then north pole is moving on an imaginary path, and this imaginary path is called is known as magnetic force lines, magnetic force lines or magnetic field lines. What is magnetic force lines? If north pole is freely kept in a magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड में
अगर नॉर्थ पोल को स्वतंत्र छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, देन नॉर्थ पोल इज मूविंग ऑन एन इमेजिनरी पथ, तब नॉर्थ पोल एक इमेजिनरी पथ पे मूव करता है एंड दिस इमेजिनरी पथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसी इमेजिनरी पथ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसका यूज क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन का कार्य क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम उसी तरह हमने बोला आपको कि आज बाय वन गेट वन फ्री होने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वहां हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां मैग्नेटिक फील्ड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, अब चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ किसको बोले हैं, मैग्नीट्यूड को, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट डू मीन अबाउट मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, तो क्या बोलेंगे आप, इफ नॉर्थ पोल इज फ्रीली कैप्ट, इफ नॉर्थ पोल इज फ्रीली प्लेस्ड in magnetic field, then north pole is moving on an imaginary path and this imaginary path is known as magnetic force lines और magnetic field lines। अगर किसी नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड में स्वतंत्र रख दे, फ्री रख दे, तो वह जिस इमेजिनरी पथ पे मूव करता है उस इमेजिनरी पथ को मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ यानी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, यानी ये डिफिनेशन हुआ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का प्रॉपर्टीज, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, यानी अब टॉपिक क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंटिन्यूअस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, कंटिन्यूअस कर्व के द्वारा। वह इमेजिनरी होगा बट कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट बाय इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व, इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है तो हम लोग कर्व लेंगे। जैसे मान लो एक कर्व ये भी है और एक कर्व ये भी है, और सपोज दैट दोनों में जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी के डायरेक्शन में।
यहां भी घड़ी के डायरेक्शन में, दोनों ही इमेजिनरी है, सपोर्ट दैट दोनों ही इमेजिनरी है। तो कौन सा वे सही होगा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या ये या ये? तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए, जबकि ये जो कर्व है वह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये कर्व क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना रॉन्ग मेथड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिसकंटिन्यूअस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करते। कैसे कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंटिन्यूअस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कर्व होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट्स बाय इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व। कैसे कर्व होनी चाहिए, इमेजिनरी होगा बट वो कंटिन्यूअस कर्व होनी चाहिए। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पर एंड होता है। पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन निगेटिव चार्ज। तो यहां मैग्नेट में नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना गया और साउथ पोल को निगेटिव माना गया है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट यानी एंड होगी। कहां से डेवलप करेगी, तो नॉर्थ पोल से, और एंड कहां पे करेगी, तो साउथ पोल पर। इसी बात को हम लिखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट्स और ऑरिजिनेट्स, स्टार्ट्स और ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्ट और ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स और टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। स्टार्ट कहां से होगा, तो स्टार्ट होगा किससे, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट्स किस पे होगा, तो साउथ पोल पे। स्टार्ट कहां से होगा, तो नॉर्थ पोल पे, और टर्मिनेट कहां होगा, तो साउथ पोल पे। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स और ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स और एंड्स ऑन साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे क्या होगा, एंड होगा। इस फिगर को ऐसे समझ लीजिए, यहां पर हम एक बार मैग्नेट ड्रॉ करते हैं। ये एक बार मैग्नेट है। ये कैसी मैग्नेट है, बार मैग्नेट। दो पोल होंगे, एक पोल को लिखेंगे हम लोग नॉर्थ पोल और एक पोल को लिखेंगे साउथ पोल। एक पोल को क्या लिखेंगे, नॉर्थ पोल, और एक पोल को लिखेंगे साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेट, बार मैग्नेट का जो दोनों एंड है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये दोनों लेंथ जो एंड है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ये बीच का जो लेंथ है इसको मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये दोनों अंदर का 5 सेंटीमीटर होगा, यानी इनकी रेशियो होती है 5/6। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होंगे, ये मिडिल पॉइंट हम बांट लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होकर किधर जाएगा, साउथ पोल की ओर। नॉर्थ से ऑरिजिनेट होकर किधर जाएगा, साउथ पोल की ओर। तो ऑरिजिनेट किससे हो रहा, नॉर्थ पोल पे, और टर्मिनेट किस पे होगा, साउथ पोल पे। फिर यहां से ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये कहां से ऑरिजिनेट हुआ, तो नॉर्थ से, टर्मिनेट किस पे हुआ, साउथ पे। स्टार्ट किससे हुआ, नॉर्थ से, एंड किस पे हुआ, साउथ पे। तो इस तरह से इसको हम दिखा देंगे। इसी प्रकार या नीचे से भी हम दिखा देंगे, यहां भी दिखा देंगे। इस तरह का फिगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बनाए थे, शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, और ये देखो चूंकि नॉर्थ पोल है तो यहां से ऑरिजिनेट्स होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगा, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स होगा। टर्मिनेट्स करने का मतलब यहां पे अंत होगा, साउथ पे अंत होगा, और नॉर्थ से स्टार्ट होगा। नॉर्थ से स्टार्ट होगा, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड है, और यहां पे एंड होगा, इसलिए यहां पे इनवर्ड होगा, यानी अंदर की ओर डायरेक्शन हम लोग लेंगे।
ठीक है। अब यहां सब्जेक्टिव पूछता है कि मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे। आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, तो आउटसाइड द मैग्नेट किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस along, directed along, डायरेक्टेड along, बोलिए बाहर किधर होगा, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से किधर होगा, साउथ पोल की ओर होगा। यह बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर यही बात करें हम यहां पे इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के अंदर, तो ये तो बाहर हुआ कि नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट किधर होगा, तो ये इधर से इन किया और यहां से अंदर आके बाहर हुआ होगा। तो इसके उल्टा हो जाएगा, बाहर नॉर्थ टू साउथ है, बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, और अंदर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड, तो यहां पे पता चला आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, और इनसाइड द मैग्नेट होगा साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसी बात को लेके आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड अलोंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बोर्ड को क्लीन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट, अगला प्रॉपर्टीज। अब तक आप दो प्रॉपर्टीज पढ़ लिए और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रॉपर्टीज। ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा ही है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टैजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वो टैजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर हम लोग टैजेंट ड्रॉ कर दे, तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे देख लीजिए, इफ ड्रॉ ए टैजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन टैजेंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बोले, इफ ड्रॉ ए टैजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन टैजेंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये एक पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस ओर होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पे एक टैजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, टैजेंट। तो इस तरह ये टैजेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इसको लिखेंगे बी ए वेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बोलता है इस पॉइंट पे बताइए, तो चूंकि फील्ड लाइन से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम यहां पे एक टैजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब टैजेंट ड्रॉ करने के बाद रहा कि ये इस साइड होगा कि इस साइड होगा, तो हम देखेंगे ये डायरेक्शन किधर है, तो इधर है, तो यहां पे आगे की ओर दिखा देंगे, और ये हो जाएगा बीबी वेक्टर। तो ये बात समझ में आया। इफ ड्रॉ ए टैजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
देन tangent रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर हम लोग टैजेंट डाल दे तो वो टैजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ ड्रॉ ए टैजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन टैजेंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई प्रॉब्लम है? अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दो या दो से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हम लोग पढ़े थे। ऐसा क्यों होता है? तो टू और मोर देन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा था, पूछ सकता है। टू और मोर देन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि दो या दो से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब दो या दो से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से अधिक दिशाएं होगी। और फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट पर, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, बट जब इंटरसेक्ट करेगा तो मोर देन वन डायरेक्शन होगा और ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। यहां पर हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लिया, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 के वजह से अगर दोनों क्लॉकवाइज जा रहा है, दोनों फील्ड लाइंस अगर क्लॉकवाइज है तो बताओ ए पॉइंट पर ए के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो टैजेंट ड्रॉ कर दोगे आप, यही करोगे, क्या कर दोगे? यहां पे टैजेंट ड्रॉ कर दोगे तो इस तरफ हो जाएगा फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हो गया बी ए वेक्टर। और अगर हम फील्ड लाइंस 2 के वजह से देखें ए पर, तो इसके वजह से डायरेक्शन ऐसे टैजेंट डालोगे बी ए वेक्टर। अब बताइए इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन आ गई? 2 आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा और यहां पे इस ए पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आ गया। क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल। यानी ऐसा होना गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही लिखे है, 2 और मोर देन 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 or more than 2 magnetic field lines are never intersect to each other because at intersection point, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होने वाला है? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग 2 or more than 2 डायरेक्शन एंड इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। जब 2 इंटरसेक्ट करेगा तो 2 डायरेक्शन, 3 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो 3 डायरेक्शन और 4 करेंगे तो 4 डायरेक्शन। और यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। इसलिए कभी भी 2 या 2 से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होने पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक से अधिक होगी और ये पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड को क्लियर करेंगे। तो चलिए अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 प्रॉपर्टी तो आप समझ गए और आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम नेचर ऑफ चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव से अगर प्रोड्यूस होता था, जनरेट होता था, तो उनके बीच रिपल्सन होता था। क्योंकि जब सेम नेचर ऑफ चार्ज से जनरेट होगा तो क्या देता था? रिपल्सन। प्लस प्लस में क्या होता था? रिपल्सन। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम पोल से जनरेट होगा, जैसे नॉर्थ पोल, तो उनके बीच क्या होगा? रिपल्सन। या अगर साउथ पोल से होगा फिर भी उनके बीच क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ होगा तब क्या होगा? अट्रैक्शन।
तो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेट्स फ्रॉम टू लाइक पोल्स टू सेम पोल या टू सिमिलर पोल्स एज फॉर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल टू ईच अदर, उनके बीच क्या होगी, रिपल्शन होगी। इसी बात को हमने यहां पे बोला है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेट्स बाय टू लाइक चार्ज, यहां पर ध्यान देंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेट्स बाय टू लाइक पोल, चार्ज नहीं इसमें पोल होता है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेट्स बाय टू लाइक पोल, अगर ये फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक होता तो यहां पे चार्ज लिखते हैं, टू लाइक पोल देन फील्ड लाइंस आर रिपेल टू ईच अदर, यानी दो सिमिलर पोल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। इसको आप समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सी पोल है, नॉर्थ, और यहां भी हम सेम पोल ले लेते हैं, नॉर्थ, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, नॉर्थ पोल ले लिया, यहां भी नॉर्थ पोल और यहां भी नॉर्थ पोल, ये बीच का एक लाइंस हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है, और मिडिल पॉइंट हो गया। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे और इस नॉर्थ से जो निकलेंगे कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बीच क्या है, रिपल्शन है। ये इस तरह से रिपल्शन को शो करेंगे, टर्न हो जाएंगे, घूम जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से लाइंस को दिखा देंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हम लोग इस तरह के फिगर को पढ़े थे, दो पॉजिटिव के बीच और दो निगेटिव के बीच, तो ये कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपल्शन को। ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिपल्शन को, ठीक है, यानी ये ऐसे आके ऐसे घूम जाएंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिपल्शन को। और इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेट्स बाय टू अनलाइक मतलब दो अलग अलग, जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेट्स बाय टू अनलाइक पोल देन फील्ड लाइंस आर अटैक टू ईच अदर। मान लो एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, तब उनसे जो फील्ड लाइंस जनरेट होगा उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। जब नॉर्थ और साउथ होगा तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। जब साउथ होगा या नॉर्थ होगा तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। यहां अगर साउथ लेते तो फिगर सेम इसी तरह रहता, सिर्फ ये जो डायरेक्शन आउटवर्ड है ये इनवर्ड हो जाता। बात समझ रहे हैं आप, चलो, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये नॉर्थ पोल बना देते हैं ऐसे, इस तरह ये नॉर्थ हो गया, और यहां पे हमने एक बना दिया साउथ, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी अट्रैक्ट होके कहां चल जाएंगी, साउथ पोल पे, क्योंकि ऑरिजिनेट होगा नॉर्थ से और टर्मिनेट होगा साउथ पे। अभी आप पढ़े प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट्स और ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन और टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। तो ये जो भी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ये कहां चले जाएंगे, साउथ की ओर चले जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ से ऑरिजिनेट होंगे और साउथ पे टर्मिनेट्स होंगे, यानी नॉर्थ से ये उत्पन्न होंगे और साउथ पर समाप्त होंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अट्रैक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपल्शन को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 थ्योरी और रह गया, 2 प्रॉपर्टीज। तो आइए आखिरी 2 प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग 6 प्रॉपर्टीज देख लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पता है तो बिल्कुल ये उसके सिमिलर चल रहा है। यानी हम जो शुरुआत में बोले हैं कि आपको मिलने वाला बाय 1 गेट 1 फ्री, तो अगर आप स्टार्ट किए हैं तभी याद किए हैं तभी लगेगा, अदरवाइज आपको इसको फिर से याद करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या बोले कि इक्वी डिस्टेंस पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम लोग चाहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे, और साथ में उनके बीच की जो डिस्टेंस वो बराबर होनी चाहिए। यानी पैरेलल तो होनी चाहिए, साथ में इक्वी डिस्टेंस भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है,
मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, तो वो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म होने की शर्त सिर्फ एक है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल होनी चाहिए और इनके बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए इसके बीच के डिस्टेंस अगर d है तो इसके भी बीच के डिस्टेंस d होनी चाहिए, और अगर एक और बना दे तो इसके भी बीच के डिस्टेंस d होनी चाहिए। अगर ये सभी डिस्टेंस d रहेगा और ये पैरेलल भी है, तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मान लीजिए कि हम पैरेलल लाइंस ले लेते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता बट इक्वी डिस्टेंस नहीं होता, इस प्रकार से होता, तो यहाँ क्या डिफरेंट है? यहाँ x है और यहाँ y है, अलग अलग डिस्टेंस है। जबकि पैरेलल है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और जब पैरेलल भी नहीं है और इक्वी डिस्टेंस भी नहीं है तो वो कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इक्वी डिस्टेंस भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो है द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी अधिक होगा वहां पर फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी अधिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। इसको फिगर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस प्रकार से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहां पे हमने ले लिया एक पॉइंट बी और यहां पॉइंट ले लिया ए, यहां पॉइंट क्या ले लिया? ए, और यहां पे ले लिया बी। अब आप बताइए कहां पे इंटेंसिटी अधिक होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर अधिक होगा? तो बी पर, ए पर अधिक होगा। किससे? बी पॉइंट के इंटेंसिटी से। यानी ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा वह अधिक होगा और बी पे कम होगा। क्यों? क्योंकि बी पर थोड़ा फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगा, फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम होगा। और यहाँ थोड़ा पास पास है तो जब पास पास होगा तो डेंसिटी अधिक होगा। तो जब डेंसिटी अधिक तो स्ट्रेंथ भी अधिक होगा, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जहां पे डेंसिटी अधिक होगा वहां स्ट्रेंथ भी अधिक होगा और जहां डेंसिटी कम होगा वहां इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इन दोनों कंडीशन में दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी कहां मैक्सिमम होगी? तो ए पर मैक्सिमम होगी और बी पर कम होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ लीजिएगा। और आज इतना ही रहने देंगे, अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। आप सभी को धन्यवाद और नोट्स बना लेंगे।